हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का टेट पॉजिटिव प्रेजेंट्स द करंट अफेयर शो में। इस सेशन में हम लोग चर्चा करते हैं दिन प्रतिदिन की होने वाली करंट अफेयर की घटनाओं के बारे में। तो आज हम देखेंगे 25 दिसंबर के क्या करंट अफेयर्स हैं। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप जो हमारे नए मित्र हैं, जिन दोस्तों ने हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो नहीं किया, तो आप हमें दिए हुए हैंडल से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। हमारी आज की सुर्खियां हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जिम कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व ये चर्चा में क्यों रहे हाल ही में, जानेंगे इसके बारे में। अगली खबर है हमारी फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर, ये कहाँ लगाए गए हैं, कहाँ इस्तेमाल किए गए हैं, जानेंगे इसके बारे में। अगली खबर होगी हमारी MR SAM, ये क्या है, मिसाइल है, इसका भी सफल परीक्षण किया गया है। किसने इसका परीक्षण किया है, क्या खासियत है इसकी, ये जानेंगे। फिर हम देखेंगे विश्व युवा और कैडेट रैपिड चैंपियनशिप, ये शतरंज के क्षेत्र में हुई है, तो इसमें जानेंगे क्या खास रहा हमारे लिए। फिर हम डिस्कस करेंगे वन लाइनर्स, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अंत में सबसे इंपॉर्टेंट विशेष, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे रामसर कन्वेंशन। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहली खबर हमारी जिम कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है। ये दोनों उत्तराखंड में स्थित हैं। अभी हाल ही में उत्तराखंड के वन विभाग ने क्या किया है कि जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से कुछ भागों को स्थानांतरित करने का फैसला लिया गया है। कहाँ पे स्थानांतरित किया जाएगा, इन्हें राजाजी टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित किया जाएगा। कहाँ से, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से राजाजी टाइगर रिजर्व में। क्यों, क्योंकि राजाजी टाइगर रिजर्व में बाघों का जो जनसंख्या घनत्व है वो घट रहा है, उसको बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो इस क्रम में कुल 5, ये देखिए मेंशन है यहाँ पे, कुल 5 बाघों को शिफ्ट किया जाएगा। कहाँ से, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से राजाजी टाइगर रिजर्व में। वर्तमान में राजाजी टाइगर रिजर्व में कितने बाघ हैं, तो 37 बाघ हैं। और इसका क्षेत्रफल कितना है, तो ये 557 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारा टाइगर रिजर्व था जिम कॉर्बेट, जो कि अक्सर एग्जाम पूछा जाता है, तो उसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो ये कहाँ पे स्थित है, ये स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1936 में, 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। ये कहाँ स्थित है, ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और ये प्रसिद्ध क्यों है, ये बंगाल टाइगर, ठीक है ना, बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। अब यहाँ चर्चा बाघ की हो रही है, टाइगर की हो रही है, तो जान लेते हैं कुछ खास बातें बाघ के बारे में। तो IUCN की रेड लिस्ट में इसे संकटग्रस्त यानी एंडेंजर्ड स्पीशीज की सूची में रखा गया है। विश्व के कुल बाघों की 70% आबादी कहाँ है, भारत में रहती है, ठीक है। भारत ने बाघों के संरक्षण के लिए वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था। तो वर्ष याद कर लीजिए, प्रोजेक्ट टाइगर विभिन्न परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि किस सन में लॉन्च हुआ था। तो ये वर्ष 1973 में लॉन्च हुआ था। और भारत में मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक संख्या है टाइगर्स की, ठीक है। ये भी आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या सब, और अगर किसी पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो वो कौन सा टाइगर रिजर्व सबसे ज्यादा जहाँ पे संख्या है बाघों की, तो वो है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तराखंड में है। ये महत्वपूर्ण बात है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगली खबर है फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर, इसे कहाँ लगाया गया है, इसे राजस्थान की पोखरण में लगाया जाना है। तो हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय और वन जीव संरक्षण सोसाइटी ने यह फैसला लिया है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है IUCN के अनुसार, इसकी घटती आबादी को रोकने के लिए, आबादी लगातार इसकी घट रही है विभिन्न कारणों से। तो उसमें एक कारण है कि ट्रांसमिशन लाइन, जिनसे बिजली एक जगह दूसरी जगह ट्रांसमिट की जाती है, तो उनसे टकरा के अक्सर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो पर्यावरण विभाग मतलब मंत्रालय और वन जीव संरक्षण सोसाइटी ने फैसला किया है कि इन ट्रांसमिशन लाइनों पर फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर लगाए जाएंगे, जिन्हें चिड़िया दूर से ही देख लेगी और क्या करेगी, उस तरफ नहीं जाएगी, जिससे कि टकराने से बच जाएगी और इनकी मृत्यु नहीं होगी और इनकी जनसंख्या लगातार बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, GIB जिसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो इसकी IUCN स्थिति क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अनुसूची 1 में रखा गया है। इसको मारने पे जेल तय है, ठीक है। ये कहाँ पाई जाती है मुख्य रूप से, तो राजस्थान में पाई जाती है। ये पूरा काम करने का फैसला कहाँ पे लिया गया है, तो पोखरण क्षेत्र। पोखरण किस लिए प्रसिद्ध है, पोखरण परमाणु, वहां पे परीक्षण किया गया था भारत के द्वारा 11-12 मई 1998 को, ठीक है। तो पोखरण इसलिए प्रसिद्ध है, उसी पोखरण क्षेत्र में ये सब करने का फैसला लिया गया। ये देखिए यहाँ पे साथ में पिक्चर लगी हुई है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की। देखिए आप, हमारी तरफ तो पाई नहीं जाती है, यूपी के क्षेत्र में ये कहाँ पाई जाती है, राजस्थान के क्षेत्र में ही पाई जाती है, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण बातें थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगली खबर है MR
SAM MR SAM मिसाइल का परीक्षण किया गया है। तो उसका पूरा नाम क्या है? MR मतलब मीडियम रेंज, SAM सरफेस टू एयर, ठीक है, मतलब जमीन से आसमान में मारी जाने वाली मिसाइल है ये, मीडियम रेंज की। तो इसका हाल ही में परीक्षण किया है, किसने किया है? DRDO ने। कहाँ पे किया है? चांदीपुर तट, जो कि उड़ीसा में स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण खबर रक्षा के हिसाब से। अब इसने किसकी हेल्प ली थी इस मिसाइल को डेवलप करने के लिए? भाई, इस मिसाइल को डेवलप किया गया है इजराइल की एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। इजराइल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, ये कंपनी है इजराइल की, ठीक है, या वहां की सरकारी कंपनी बोल लीजिए। उसके साथ मिलकर हमारे DRDO ने इसे विकसित किया है। और इसका निर्माण किसने किया है? तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, इसने इस मिसाइल का निर्माण किया है। तो काफी महत्वपूर्ण खबर हमारे लिए। अब इससे क्या फायदा होगा? इसमें कई सारे जो हमारे हवाई लक्ष्य होते हैं उनको मार गिराने के लिए काफी है ये, कि कोई देश की कोई अगर मिसाइल आ रही है, कोई एयरक्राफ्ट हमारी सीमा में एंटर कर रहा है, तो हम सरफेस से ही उसे आसमान में गिरा देंगे, ठीक है। तो काफी महत्वपूर्ण खबर हमारे लिए। अब कुछ बातें यहाँ पे DRDO के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि चर्चा का मुख्य केंद्र DRDO था, क्योंकि इसका निर्माण मुख्य रूप से DRDO ने किया, इसका विकास DRDO ने किया है। तो DRDO रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है, क्योंकि विभिन्न विभाग पूछ दिए जाते हैं कि कौन सी संस्था किस विभाग के अंदर में आती है, मंत्रालय के अंदर में आती है, इसकी स्थापना कब हुई थी, या उसके अध्यक्ष कौन है। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने आपको बता रहा हूँ कि ये रक्षा मंत्रालय के अंडर में काम करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो जी सतीश रेड्डी वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष है। उसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी DRDO के जुड़े रहे थे, DRDO के चीफ रह चुके हैं वो भी। काफी महत्वपूर्ण खबर हमारे लिए। अगली खबर, विश्व युवा और कैडेट रैपिड शतरंज चैंपियनशिप, ठीक है, ये अभी हाल ही में वर्चुअली आयोजित हुई, आभासी रूप से आयोजित हुई, ऑनलाइन तरीके से। इसमें भारत के निहाल सरीन, रचिता रवि और D गुकेश, इन्होंने क्या किया है भैया? इन्होंने स्वर्ण पदक मिला है अलग अलग वर्ग में, ठीक है। तो निहाल सरीन को अंडर 18 वर्ग में स्वर्ण पदक मिला है। इन्होंने किसको हराया है? सॉन सर्जियनसान को, ठीक है, इन्होंने हराया है। फिर अगला रचित रवि, तो इन्होंने अंडर, ये बालिका में जीता है इन्होंने, रचित रवि ने। अंडर 16 में इन्होंने सोंग यू शिन को हराया है। फिर D गुकेश, इन्होंने अंडर 14 में जीता है, तो इन्होंने वोलोदर बुर्जिन को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। तो काफी महत्वपूर्ण खबर, ठीक है। इसके अलावा एक कांस्य पदक भी भारत ने इस चैंपियनशिप में जीता है, तो उसको रणमॉय राजखोवा, ठीक है, इन्होंने कांस्य पदक जीता है इस चैंपियनशिप में। तो काफी महत्वपूर्ण खबर हमारे लिए। आप देखते हैं वन लाइनर्स। तो वन लाइनर क्या है? सबसे पहला LGBT समुदाय, ठीक है, इनके लिए देश का पहला कार्यस्थल समानता सूचकांक शुरू किया गया है, ठीक है। तो भैया LGBT क्या होता है? लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर्स, इस समुदाय के लोगों के लिए पहला कार्यस्थल समानता सूचकांक शुरू किया गया है, ठीक है। भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है, ठीक। देखो मेंशन है यहाँ पे। या क्या मापेगा कि LGBT समुदाय के लोगों के साथ कहीं कॉर्पोरेट के क्षेत्र में गलत व्यवहार तो नहीं हो रहा है, उनके साथ भेदभाव तो नहीं हो रहा है, इसको मापेगा। तो इसको किसने जारी किया है सूचकांक को? तो केशव फाउंडेशन है, इसने प्राइड सर्किल, स्टोनवेल यूके और विक्की के साथ मिलकर इस सूचकांक को हाल ही में जारी किया है, ठीक है। अगली खबर, केंद्रीय कैबिनेट ने फिल्म डिवीजन, फिल्म समारोह निदेशालय, भारत के फिल्म राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी को मिलाकर एक इन सबको मर्ज कर दिया है। सभी संस्थाओं को एक नई संस्था को बनाने की मंजूरी दे दी है। वह कौन सी संस्था है? राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, ठीक है। तो इसके लिए 4 संस्थाओं को आपस में मिलाकर इनका विलय करके एक नई संस्था बनाई गई है। उस संस्था का नाम होगा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, ठीक है। अगली खबर, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या किया है? माधव भंडारी एक लेखक हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है अयोध्या, इसका अनावरण किया है। तो अयोध्या पुस्तक किस पे आधारित है? तो अयोध्या के राम मंदिर पे, उसके इतिहास पर आधारित है। तो हम पुस्तकों के राइटर्स के नाम पता होने चाहिए। तो अभी क्योंकि ये हाल ही में रिलीज हुई है पुस्तक, अनावरण इसका हाल ही में हुआ है, तो हमें इसका नाम याद रखने की जरूरत है कि अयोध्या नाम की पुस्तक के लेखक माधव भंडारी हैं, ठीक है। अयोध्या आपको पता होगा हाल ही में वहां पे ट्रस्ट की स्थापना की गई है। उस ट्रस्ट का नाम है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, ठीक है। और वहां पे जो मंदिर बनेगा वो किस शैली में बन रहा है? वो नागर शैली में बन रहा है, ठीक है। मंदिर की 3 शैलियां होती हैं, नागर, बेसर और द्रविड़, ठीक है। तो वो नागर शैली में मंदिर बनेगा जो राम मंदिर नया बन रहा है। उसके वास्तुकार कौन है? तो उसके वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा, ठीक है, चंद्रकांत सोमपुरा हमारे बनने वाले नए राम मंदिर के वास्तुकार होंगे, ठीक है। अगली खबर क्या है? प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ठीक है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि
24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी। इस कारण से प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से एक और चीज हमारे दिमाग में आ गई कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष आया था, तो 1986 में आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली खबर क्या है, विनीत अग्रवाल, इन्होंने हाल ही में एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है और इन्होंने किसका स्थान लिया है, इन्होंने स्थान लिया है निरंजन हीरानंदानी का। ठीक है, तो हमें नाम किसका याद रखना है, विनीत अग्रवाल का, कि विनीत अग्रवाल एसोचैम के नए अध्यक्ष होंगे और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो निरंजन हीरानंदानी को रिप्लेस किया है। अगली खबर, यूएन संयुक्त राष्ट्र महिला और केरल सरकार ने मिलकर भारत के पहले जेंडर डेटा हब की स्थापना के लिए हाथ मिलाया है। ठीक है, तो भारत का पहला जेंडर डेटा हब कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, तो हमें याद रखना है केरल में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, अगली खबर कि भारत ने हाल ही में सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को अपने 42वें रामसर साइट के रूप में जोड़ा है। ठीक है, भारत की 42वीं रामसर साइट होगी कौन सी, सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। कहाँ स्थित है ये लद्दाख में स्थित है। ठीक है, तो हमें याद रखना है सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स रामसर साइट घोषित हुई है, भारत की 42वीं रामसर साइट है और लद्दाख की दूसरी रामसर साइट है, क्योंकि लद्दाख में पहले ही सो मोरारी नाम की एक रामसर साइट पहले से ही स्थित है। सोकर जो हमारी नई रामसर साइट है ये उच्च भूमि वाले आर्द्रभूमि क्षेत्र में स्थित है। काफी महत्वपूर्ण खबर हमारे लिए, क्योंकि ये पर्यावरण से जुड़ी हुई खबर है। अब अगली खबर हमारी क्या है कि ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं श्री नवीन पटनायक, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने घोषणा की है कि ओडिशा के राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा। ठीक है, और कहाँ पे, ओडिशा के राउरकेला में। ठीक, इसकी क्षमता कितनी होगी, तो यहाँ पे 20,000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। काफी महत्वपूर्ण। अगली खबर, कुछ दिन मैंने पहले बताया था आपको कि लियोनेल मेसी ने पेले के रिकॉर्ड की बराबरी की है। अब उन्होंने हाल ही में कल इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। क्या रिकॉर्ड था ये, किसी एक पर्टिकुलर क्लब के लिए खेलते हुए सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड। ठीक है, पहले यह रिकॉर्ड महान फुटबॉलर पेले के नाम था, लेकिन अब ये किसके नाम हो गया है, अब ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी के नाम हो गया है, जो कि कहां से खेलते हैं, एफसी बार्सिलोना। ठीक है, एफसी बार्सिलोना से खेलते हैं ये। ठीक है, बार्सिलोना कहाँ है, बार्सिलोना स्पेन का एक बड़ा शहर है। ठीक, अब आज का विशेष जो कि हम आज से ही शुरू कर रहे हैं, तो आज हम देखेंगे रामसर कन्वेंशन के बारे में, जानेंगे रामसर कन्वेंशन या रामसर अब इस समय क्या है, ये किस चीज पे आधारित है। तो रामसर कन्वेंशन जो है आर्द्र भूमि पे आधारित एक समझौता है। ठीक है, तो हमें याद रखना है रामसर समझौते का संबंध किससे है, आर्द्र भूमि से है। ठीक है, तो आर्द्र भूमि क्या होती है, क्या आपको पता है किसी को, आर्द्र भूमि बताइए अगर किसी को पता है। आर्द्र भूमि एक ऐसी जमीन, एक विशिष्ट प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र होता है जो भू व जल क्षेत्र के मिलन स्थल होने के कारण वहां पे वन्य प्राणी जाति वनस्पति प्रचुरता होने से एक बन के तैयार होता है। एक तरीके से कह लीजिए एक ये जमीन और पानी जहाँ पे मिलते हैं उनके बीच का स्थान होता है, जहाँ पे दलदली भूमि होती है उसको हम आर्द्र भूमि कहते हैं। या फिर एक ऐसी भूमि जो चारों ओर से जल से घिरी हुई हो लेकिन वहां पे जल ना हो। ठीक है, वहां पे दलदल टाइप का हो, बिल्कुल पानी सरफेस पे ना हो एकदम। ठीक है ना, सरफेस के नीचे पानी हो, ऐसी जमीन को क्या कहते हैं हम लोग, ऐसी जमीन को कहते हैं आर्द्र भूमि। तो इसी पे आधारित एक समझौता हुआ था। कब हुआ था, 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैस्पियन सागर के पास में स्थित एक शहर है रामसर शहर। ठीक है, वहां पे समझौता हुआ था, क्योंकि उस शहर में समझौता हुआ था इसलिए समझौते को नाम दे दिया गया रामसर संधि या रामसर आर्द्र भूमि समझौता। ठीक है, ये कब से लागू हुआ था, ये वर्ष 1975 से लागू हुआ था। इसका पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है अंतरराष्ट्रीय महत्व विशेषकर जल पक्षी आवास के रूप में आर्द्र भूमियों के विषय में संधि। तो इस संधि का नाम बहुत बड़ा है, याद करने की जरूरत नहीं है आपको, खाली आपको याद होना चाहिए कि रामसर सम्मेलन का संबंध आर्द्र भूमियों से है। अब ये एक इंटर गवर्नमेंटल संधि है, मतलब विभिन्न सरकारें इस समझौते से जुड़ी हुई हैं, आप सभी आपस में मिलजुल कर इस समझौते के लिए आगे बढ़ रही हैं। तो भारत ने इस पे कब हस्ताक्षर किए थे, तो हमें काफी महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम पूछा जाता है कि भारत ने रामसर समझौते पे कब हस्ताक्षर किए, तो भारत ने रामसर समझौते पर वर्ष 1982 में हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, और इसकी नोडल मंत्रालय कौन सा है, तो भारत का पर्यावरण मंत्रालय, जिसका पूरा नाम है पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वह इसका नोडल मंत्रालय है। और भारत में 4.7% भूमि पर आर्द्र भूमि फैली हुई है, तो काफी बड़ा क्षेत्र है ये आर्द्र भूमि की लहजे से। ठीक है, अब इसमें कुछ और चीजें देख लेते हैं कि भारत में आर्द्र भूमि कितनी है। तो वर्तमान में जैसे मैंने आपको बताया कि लद्दाख की जो हमारी सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है अब वो मिल जाने से 42 हो गई है। तो 41 देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है और 42वीं मैंने आपको आज के करंट अफेयर में बताई है। ठीक है, तो कुल 42
रामसर साइट्स हो गई इंडिया में, ठीक है, और उनमें से 2 साइट्स मॉन्ट्रेक्स प्रोटोकॉल में ऐड है, ठीक है ना, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जिसको बोलते हैं, वो 2 उसमें से ऐड है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में मैं आपको अगले आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। तो काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ पे देख लीजिए इसमें उत्तर प्रदेश की कई सारी साइट्स हैं, 7 साइट, ठीक है ना। कौन कौन सी? सबसे पहली ये अपर गंगा ब्रिज, ठीक है ना, ये कहाँ पे स्थित है? ये आपका स्थित है गंगा के ऊपरी भाग में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा कहाँ पे है? सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई, समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव, समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी, पार्वती रंगा गोंडा, सरसई नावर झील इटावा, और इसके अलावा सुर सरोवर। कुल 8 हो गई, माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश की कुल 8 साइट्स इसमें ऐड हैं। काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये यहाँ की जो साइट्स हैं ये सारी अभी ऐड की गई हैं वर्ष 2020 में ही, जबकि ये आपकी अपर गंगा ब्रिज वाली जो साइट है ये पहले से ऐड थी। तो काफी महत्वपूर्ण है, आप इस पूरे पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि अक्सर साइट्स और उनसे जुड़े हुए स्थान के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आज थे करंट अफेयर और विशेष, कल मिलते हैं आपको अगले करंट अफेयर के साथ में, महत्वपूर्ण खबरों के साथ में। आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं जिससे आपको टाइम टू टाइम हमारी अपडेट्स मिलती रहें।